गुड मॉर्निंग। क्या मुझे सुन पा रहे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्या मुझे सुन पा रहे हैं? रिप्लाई करें फटाफट। सबको दिख रहा है? क्लियर? चलिए, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों शुरू करते हैं। आ जाइए फटाफट से, जल्दी से। हाँ, जिनका भी पहला क्लास है उनको कल का पीडीएफ मिल जाएगा। एक लिंक मैं शेयर कर दूंगा अभी क्लास के बाद। लिंक शेयर करूंगा क्लास के बाद। उस लिंक पे आप जाइए तो आपको गूगल ड्राइव पे चले जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास के बाद लिंक शेयर करूंगा, उसमें मिल जाएगा आपको सब। क्या डाउट है तेजस? जल्दी से पूछो। 1 मिनट एक आपके पास, बस जल्दी से पूछो तेजस। ये जो है, मैंने जो आपको लिंक दूंगा मैं आपको, उस लिंक पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको जो अपनी एक्सरसाइज है उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो उन सॉल्यूशंस को एक बार देख लो, फिर भी कोई बात समझ में नहीं आए तो आप पूछ लेना, ठीक है? सॉल्यूशंस भी है उसमें, गए होंगे ना आप उसमें, सारे सॉल्यूशंस भी हैं। आवाज आ रही है सब लोगों को? चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था किसके बारे में, चार्ज और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया था कि अगर मान लीजिए मेरे पास तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, जब मैं उनको चार्ज दूंगा तो चार्ज उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। चार्ज कभी कभी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। चार्ज कभी सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। और कभी कभी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। तो तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स हुआ करेंगे जो कि हमें पूरे टॉपिक में काम में आएंगे। अब चार्ज डेंसिटी का फंडा भी आप लोगों को एकदम क्लियर है। बात चल रही थी बॉडी को चार्ज करना है। तो आपको पता है, अगर मुझे कोई बॉडी न्यूट्रल है और उसको मुझे चार्ज करना है, तो चार्ज करने का कोई ना कोई मेथड, कोई ना कोई तरीका हमारे पास होना चाहिए। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। यानी अगर मैंने किसी बॉडी को चार्ज करना है, तो बॉडी को चार्ज करने के लिए मेरे पास कौन कौन से तरीके हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, उसके बारे में शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जैसा कि आप जानते होंगे, स्टैंडर्ड 3 मेथड है। कौन कौन से हैं? फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। आइए बात शुरू करते हैं। 3 मेथड है। एक है फ्रिक्शन, दूसरा है कंडक्शन और तीसरा मेथड है इंडक्शन। 3 स्टैंडर्ड मेथड है बच्चों। अब आज हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करना है कि मेथड्स क्या है, कैसे काम करते हैं, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स क्या क्या बन सकते हैं, उसके बारे में हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रिक्शन के बारे में। कौन सा मेथड? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, जैसा कि आप देखें नाम से पता लग रहा है फ्रिक्शन। इसे मान लीजिए कोई भी दो बॉडीज है, कोई भी दो बॉडीज, मान लीजिए ये और ये दो बॉडीज है। अगर मैं इनको आपस में फ्रिक्शन करवाऊंगा, फ्रिक्शन कराएंगे तो क्या होने वाला है? हीट प्रोड्यूस होगी। और हीट प्रोड्यूस होगी तो दोनों ही बॉडीज के इलेक्ट्रॉन हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो जैसे ही किसी एक के इलेक्ट्रॉन को भागने के लिए सफिशिएंट एनर्जी मिल जाएगी, तो एक बॉडी में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल गए, उसमें डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, उसमें एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी क्या बन जाएगा? नेगेटिव चार्ज। यानी कि कुल मिला के जब दो बॉडीज को आप फ्रिक्शन कराएंगे तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एक में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में जाएंगे, तो एक ने प्लस बन जाना है और एक ने माइनस बन जाना है। इतना आसान है। अगर मैं इसको डायग्राम से शो करूं, क्या मतलब है मेरा, ये देखिए। जैसे मान लीजिए एक बॉडी और मान लीजिए दूसरी बॉडी, इसका नाम है बॉडी ए, उसका नाम मान लीजिए बॉडी बी। मैंने मान लीजिए फ्रिक्शन करवाया। फ्रिक्शन कराने से मान लेते हैं यहाँ से यहाँ पर
n इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। अगर n इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए हैं तो आप समझ ही गए हैं बॉडी ए का चार्ज कितना हो जाएगा, प्लस एन ई, बॉडी बी का चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस एन ई। तो आप देख रहे हैं इस तरह दोनों बॉडीज चार्ज हो गई हैं। और समझने की वो सबसे अच्छी बात क्या है फ्रिक्शन की, दोनों बॉडीज पर क्या है देखना जरा कि सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज आया है। यस, एक पे है एन ई और दूसरे पे भी एन ई। हाँ, एक पे प्लस आया और एक पे माइनस आया है। तो अगर मैं फ्रिक्शन के की पॉइंट की बात करूं, फ्रिक्शन की सबसे खास बात की मैं बात करता हूं, तो जस्ट अ मिनट। चलिए, तो मैं कह रहा था, तो विशेष स्पेशल बात क्या होगी इसके अंदर, दिख रहा है ना आप सभी को, वेरी गुड। विशेष बात क्या हो गई है, बॉडी ए पर प्लस एन ई चार्ज आया, बॉडी बी पर माइनस एन ई चार्ज आया। यानी स्पेशल बात क्या हो गई, दोनों बॉडीज पर सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर का चार्ज आता है। यानी कि फ्रिक्शन की स्पेशलिटी क्या है बच्चों, सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट नेचर। जब भी आप दो बॉडीज को आपस में फ्रिक्शन करवा के चार्ज करेंगे तो कंफर्म है कि एक पे पॉजिटिव आएगा और एक पे नेगेटिव ही आएगा, ये कंफर्म है। और दोनों पर मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर एक पे आया प्लस 5 ही तो दूसरे पे माइनस 5 ही आएगा, एक पे आया प्लस 10 ही तो दूसरे पे माइनस 10 ही आएगा, और एक पे आया प्लस एन ई तो दूसरे पे माइनस एन ई ही आएगा। ये था फ्रिक्शन के बारे में। अब आप देख रहे हैं कि फ्रिक्शन में तो पता लग गया। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम बात करें, प्रैक्टिकल लाइफ में हम बात करें, सबको दिख रहा है, व्हाइट स्क्रीन चला गया, सबको दिख रहा है स्क्रीन, आवाज आ रही है सबको, चलिए वेरी गुड। तो इसका मतलब अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, फ्रिक्शन के एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल लाइफ में भी फ्रिक्शन के बहुत सारे एग्जांपल है। आपने सुना होगा क्लाउड चार्जिंग, क्लाउड के अंदर जो चार्जिंग होती है, क्लाउड्स के अंदर जो चार्ज होता है वो कौन से प्रोसेस से आता है, फ्रिक्शन से आता है। कैसे आता है, अपना जो एटमॉस्फेयर है इसमें दुनिया भर के डस्ट पार्टिकल और गैस पार्टिकल्स हैं जो लगातार मोशन में रहते हैं। मोशन की वजह से उनमें लगातार क्या चल रहा है, फ्रिक्शन चल रहा है। तो फ्रिक्शन से जो चार्ज डेवलप होता है वो कहां पर अक्यूमुलेट हो जाता है, क्लाउड्स में या बादलों में इकट्ठा हो जाता है। इस तरह से क्लाउड्स की चार्जिंग होती है। तो अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज द सोर्स ऑफ क्लाउड चार्जिंग, योर आंसर शुड बी फ्रिक्शन। ठीक, इसके अलावा एक सबसे बड़े एग्जांपल आपने सुना होगा, बचपन से हम पढ़ रहे हैं, ड्राई हेयर एंड कॉम्ब। अगर अपने सूखे बालों में हम लोग कॉम्ब चलाते हैं तो क्या होता है, वो चार्ज हो जाता है, आपने सुना है ना। ड्राई हेयर में अगर हम कॉम्ब चलाएंगे और उस कॉम्ब को चार्जिंग हो जाएगी, तो उसको हम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते हैं तो क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ड्राई हेयर एंड कॉम्ब। जी हाँ। तो बच्चों अगर हमें कभी पूछा जाए कि फ्रिक्शन के एग्जाम्पल बताए तो बड़े आसान है, क्लाउड चार्जिंग फ्रिक्शन से होती है। इसके अलावा ड्राई हेयर एंड कॉम्ब का एग्जाम्पल हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, बिल्कुल सही बात है, ये आ जाएगा। नवीला शेख, सर आई कैन नॉट सी द स्क्रीन। बेटे आप सब लोग देख पा रहे हैं, आप देखो क्या दिक्कत है, कुछ आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम होगी, बाकी सब बच्चों को दिख रहा है, चेक करें अपना कनेक्शन वगैरह। चले बच्चों, तो था फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन के बारे में जनरली न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं, फ्रिक्शन एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जो न्यूमेरिकली जो इंपॉर्टेंट है वो है कंडक्शन और इंडक्शन। तो आइए फ्रिक्शन के बारे में इतनी ही बात करनी है। अब शुरू करने जा रहे हैं कंडक्शन के बारे में। आइए, कंडक्शन, कंडक्शन बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। ये जो कंडक्शन टर्म आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टेट्स में, बच्चों ध्यान दें, ये टर्म आपने और भी कई चैप्टर में पढ़ी है। जी हाँ, कंडक्शन जो फिनोमिना है वो इलेक्ट्रोस्टेट्स में तो होता ही है, ये फिनोमिना हाइड्रोलिक सिस्टम में भी होता है, ये फिनोमिना हीट में भी होता है। आपको याद है, आपने पढ़ा हुआ है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, वहां पे आता है ना कंडक्शन का नाम। कहने का मतलब कंडक्शन तो एक जनरलाइज टर्म है, कंडक्शन एक जनरलाइज टर्म है। ये कई अलग अलग सिस्टम्स में होती है। हाइड्रोलिक सिस्टम में कंडक्शन होता है, हीट सिस्टम में भी कंडक्शन होता है, इसके अलावा अपने इलेक्ट्रोस्टेट में भी कंडक्शन है। तो कंडक्शन का सिंपल सिंपल मीनिंग अगर मैं बोलूं, बहुत सिंपल डेली रूटीन की लैंग्वेज में बात करूं, मैं देसी लैंग्वेज में बात करूं,
तो समझिए किसी फिजिकल क्वांटिटी का एक जगह से फ्लो होकर के दूसरी जगह जाना, किसी फिजिकल क्वांटिटी का एक जगह से फ्लो होकर के, बह करके, चल करके दूसरी जगह जाना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडक्शन। आइए पहले इसको विजुलाइज कराता हूं सिंपल एग्जांपल से। जैसे मानिए मेरे पास ये दो ट्यूब्स हैं, ये देखिए बच्चों, मेरे पास दो ट्यूब्स हैं और मान लीजिए इनमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, इसमें यहां तक लिक्विड है और इसमें मान लेते हैं यहां तक लिक्विड है। मुझे देख के बताइए दोनों लिक्विड्स के अंदर, दोनों ही लिक्विड्स के अंदर मुझे बताएं कि लेवल सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। इस लिक्विड में लेवल हायर है और इस लिक्विड में लेवल क्या हो गया? लोअर लेवल हो गया। ठीक है, हाँ दोनों का लेवल अभी भी डिफरेंट है, लेकिन अभी दोनों में कोई भी लेना देना, कोई भी लिक्विड का इधर उधर आना जाना नहीं हो रहा है। अगर मुझे आना जाना करना है, सोचो, इमेजिन करो कि अगर मैं दोनों ट्यूब्स को अगर मैं दोनों ट्यूब्स को कनेक्ट कर देता हूं, कनेक्ट कैसे? ये देखिए, ये देखिए बच्चों, इमेजिन करिए अगर मैं दोनों ट्यूब्स को आपस में कनेक्ट करता हूं तो कॉमन सेंस से आप जानते हैं कि लिक्विड का फ्लो शुरू हो जाएगा। कहां से कहां लिक्विड का फ्लो शुरू हो जाएगा? लिक्विड हायर लेवल से लोअर लेवल जाना शुरू हो जाएगा। लिक्विड जब हायर से लोअर लेवल जाएगा तो क्या होगा? अल्टीमेटली कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों तरफ का लेवल सेम ना हो जाए। तो यहाँ क्या हो रहा है? लेवल डिफरेंस की वजह से लेवल डिफरेंस की वजह से लिक्विड मूव कर रहा है। कब तक? जब तक कि लेवल मैच न कर जाए। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन इन हाइड्रोलिक सिस्टम। और आइए, मेरे पास दो ब्लॉक्स है, मान लीजिए एक का टेम्परेचर है T1 और एक का टेम्परेचर है T2। ठीक है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है और मैंने बोल दिया लेट T1 इज मोर देन T2। मैंने आपको बता दिया T1 क्या है? मोर देन T2 है। दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। अभी तो कुछ भी कंडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को आपस में कॉन्टेक्ट में ला देता हूँ, ये देखिए, मैंने अगर दोनों को आपस में कॉन्टेक्ट में ला दिया तो हीट एनर्जी हायर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगी। कब तक? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए? बराबर ना हो जाए। यानी अल्टीमेटली दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं हीट एनर्जी की क्या टेंडेंसी है? हीट एनर्जी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर मूव कर रही है। कब तक? जब तक कि टेम्परेचर मैच ना हो जाए। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन इन हीट सिस्टम। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं, लिक्विड की टेंडेंसी कि वो हायर लेवल से लोअर लेवल जाता है, हीट एनर्जी की टेंडेंसी कि वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाती है। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रोस्टेट्स में पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी कि वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। फिर सुनिए, लिक्विड हाई लेवल से लो लेवल जाता है, हीट एनर्जी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जाती है। उसी प्रकार पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। तो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज का हायर से लोअर या चार्ज का दो जगह के बीच में शिफ्ट होना, मूव होना, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। तो बातें हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट्स में कंडक्शन का रोल। आइए, तो अगर मैं, अच्छा मुझे आप बताएंगे कंडक्शन अपने आप हो रहा है या उसके लिए पाथ देना पड़ेगा? पाथ। आप देखिए दोनों के अंदर लिक्विड में डिफरेंस है ना लेवल में, लेकिन अपने आप तो लिक्विड का मूवमेंट नहीं हुआ। आई थिंक दो रिक्वायरमेंट थी, एक तो लेवल का डिफरेंस, दूसरा हमें कनेक्शन देना पड़ेगा। यहां पर भी हमें कनेक्शन देना पड़ा। तो ध्यान दीजिए, कंडक्शन करवाने के लिए जरूरत क्या है कि हमें कनेक्शन देना पड़ेगा। कनेक्शन दे देते हैं। आइए, अब शुरू करते हैं कंडक्शन। कंडक्शन, कंडक्टर में क्या होगा? व्हेन टू कंडक्टर्स, व्हेन two conductors are connected or touched with each other, connected or touched with each other, then charge moves, charge move करता है। पॉजिटिव चार्ज आता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और बच्चों नेगेटिव चार्ज आता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। और चार्ज का जो मूवमेंट है ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कंडक्शन इन इलेक्ट्रोस्टेट। फिर देखिए मैंने क्या लिखा है, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस होने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस होने से काम नहीं चलेगा। आई थिंक पाथ भी होना चाहिए। तो पाथ, अगर हमें कंडक्शन करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दो कंडक्टर के बीच में कोई कंडक्टिंग वायर कनेक्शन लगाना पड़ेगा या दोनों को आपस में टच कराना पड़ेगा। तो बच्चों, जब भी दो कंडक्टर को आपस में जोड़ देंगे या उनको मोमेंटली टच भी करा देंगे
तो पोटेंशियल डिफरेंसेस की वजह से चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर जाएगा और नेगेटिव चार्ज हुआ तो लोअर से हायर जाएगा। कब तक? जब तक कि दोनों के पोटेंशियल मैच ना हो जाए। क्लियर? अब जैसा कि हम कह रहे हैं कि अल्टीमेटली दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाएंगे? मैच हो जाएंगे। तो हमसे सवालों में ये पूछा जाता है कि फाइनली दोनों बॉडीज पर या दोनों कंडक्टर्स पे चार्ज क्या होगा, फाइनल चार्ज क्या होगा। तो फाइनल चार्ज जानने के लिए कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई फॉर्मूला होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि फाइनल चार्ज कैलकुलेट करने के क्वेश्चन न्यूमेरिकल हमारे एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। तो आइए लॉजिक पकड़ते हैं। आप जानते हैं कि कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल हम क्या लिखते हैं? V इक्वल टू के क्यू बार, ये लिखते हैं ना हम लोग। तो लॉजिक तय कर लें। अभी अभी हमारी क्या डिसीजन हुई है कि जब कंडक्शन बंद हो जाएगा, जब कंडक्शन होके खत्म हो जाएगा, तो अल्टीमेटली दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। पोटेंशियल सेम, के तो वैसे कांस्टेंट है। तो यहां से क्या लॉजिक निकल के आया है? लॉजिक निकल के आया Q प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब हमें कंडक्शन के न्यूमेरिकल करने का तरीका मिल गया है। आज के बाद जब भी कंडक्शन का कोई क्वेश्चन हमें दिया जाएगा तो हम क्या करने वाले हैं? टोटल चार्ज पकड़ेंगे और उसको रेडियस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ध्यान दीजिए, टोटल चार्ज पकड़ेंगे और उसको रेडियस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। कृति सोनीस, के क्यू बाय आर कैसे हुआ? बेटे आपने 12th में पढ़ा होगा कि कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल क्या होता है। मैंने लिखा ना, देखो यहाँ पे कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल के क्यू बाय आर, और अल्टीमेटली पोटेंशियल मैच हो ही जाना है। तो पोटेंशियल को काट दिया, के को काट दिया, तो लॉजिक आ गया Q प्रोपोर्शनल टू R। कृति समझ में आया आपको? थोड़ा ध्यान से सुनो, मैंने बोला था कृति, मैंने अभी बोला था कि मैंने फॉर्मूला क्यों लिखा है। थोड़ा सा अटेंटिव रहिए क्लास में, वरना क्या होगा, इस पूरी क्लास में हम बहुत कम काम कर पाएंगे। थोड़ा अटेंटिव रहिए, थोड़ा सा फोकस रहिए, ताकि हम ज्यादा काम करें। चलिए, तो ये हो जाएगा। तो कुल मिला के बात फाइनल करते हैं। कंडक्शन के लिए क्या जरूरत है? फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, और दूसरी बात दोनों को कंडक्टिंग पाथ होना चाहिए। अगर हमें नया चार्ज, फाइनल चार्ज जानना हो तो क्या करेंगे? टोटल चार्ज पकड़ेंगे और रेडियस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये था कंडक्शन का फंडा। आइए इसको समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। ये देखिए बच्चों, टू मेटल स्फेयर्स, टू मेटल स्फेयर्स, मैं लिख देता हूं आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या हो जाएगा? उनकी रेडियस क्या है? सेम है, आई। जैसे मान लीजिए मुझे कहा जा रहा है ये और ये दो मेटल स्फेयर है बच्चों। ओके, मान लीजिए मुझे कहा जा रहा है पहला स्फेयर पर क्यू चार्ज है, और क्यू चार्ज करस्पॉन्डिंग उसका पोटेंशियल कितना है? वी है। और मुझे कहा जा रहा है कि दूसरा स्फेयर कैसा है? न्यूट्रल है। शब्दों पे ध्यान दें। पहला स्फेयर चार्ज है जिसका पोटेंशियल कितना है? वी, और जिसका चार्ज कितना है? क्यू है। दूसरा स्फेयर तो न्यूट्रल है। आप जानते हैं बेसिकली पोटेंशियल क्या है? लेवल ऑफ चार्जिंग ही तो है। पोटेंशियल क्या है? लेवल ऑफ चार्जिंग ही तो है। हम कंडक्शन के एग्जांपल शुरू कर रहे हैं। अंजनी, हम कंडक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान दें। आकाश, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। आकाश, अपना कनेक्शन चेक करो, आप बाकी बच्चे देख पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं। चलिए, तो मैं कह रहा था दूसरा स्फीयर न्यूट्रल है, यानी उसका चार्ज और पोटेंशियल दोनों क्या है? जीरो है। तो शब्दों में ध्यान दीजिए, पहले का पोटेंशियल कितना है? वी, और दूसरे का पोटेंशियल कितना है? जीरो। तो आई थिंक एक तो हो गया हाई पोटेंशियल और एक हो गया लो पोटेंशियल। तो बोलिए, क्या इन दोनों में कंडक्शन हो रहा है? प्लीज आंसर करिए। एक का पोटेंशियल वी है और एक का पोटेंशियल जीरो है, एक हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल है। बोलिए, क्या इन दोनों में कंडक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। कुछ बच्चों ने बोला है हो रहा है, कुछ ने बोला है नहीं हो रहा है। मुझे लगता है नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको याद है। वेरी गुड, वेरी गुड अमन। इसमें क्या होना चाहिए? पाथ देना पड़ेगा। तो मैंने अभी बोला आपको कंडक्शन के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त, पोटेंशियल डिफरेंट होने चाहिए, और दूसरी शर्त, पाथ भी तो होना चाहिए। अरे भाई, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे ही नहीं तो चार्ज का आना जाना होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो ध्यान दें, अभी कंडक्शन नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा तो चलो, अगर मुझे कहा जा रहा है कि मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, ये देखिए मैंने इन दोनों को क्या कर दिया? एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, और जोड़ दिया तो मुझे पूछ रहे हैं नया चार्ज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि दोनों आइडेंटिकल है, दोनों की रेडियस सेम है। तो आई थिंक Q1 और Q2 किस रेशियो में बटेंगे? क्या 1:1 में बटेंगे? दोनों की रेडियस क्या है? सेम, आइडेंटिकल, R और R। Q1 Q2 1:1 रेशियो में बटेंगे, और 1:1 रेशियो का मतलब क्या हो गया? टोटल चार्ज को क्या आधा आधा कर दिया जाए? यस। तो अल्टीमेटली फाइनल सीन क्या होगा? यहाँ पे Q/2 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? Q/2 चार्ज हो जाएगा। और आप नोटिस करें कि Q के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल कितना था? V। Q के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल कितना था? V।
तो फिर Q/2 के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल कितना हो जाना चाहिए? V/2। फुल चार्ज फुल पोटेंशियल, आधा चार्ज तो आधा पोटेंशियल। तो इसका मतलब अब क्या सीन हो गया, यहाँ का पोटेंशियल कितना हो चुका है? V/2, और यहाँ का पोटेंशियल भी कितना हो चुका है? V/2। तो आप देखिए पहले दोनों का पोटेंशियल V और 0 अलग अलग था, फाइनली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद दोनों का पोटेंशियल V/2 सेम हो गया, तो फाइनली दोनों का नया चार्ज भी तैयार है, कितना? Q/2 और Q/2। वेरी गुड। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगेन दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है बच्चों, ये देखिए इसकी रेडियस भी r है और इसकी रेडियस भी r है, ठीक। ओके, मैं आपसे कह रहा हूं कि लेट इस पे है 60 माइक्रोकूलम और मान लीजिए इस पे है -20 माइक्रोकूलम, ठीक है। देखिए कि आप देख रहे हैं दोनों की रेडियस सेम है, आइडेंटिकल है, दोनों के चार्ज अलग है, 60 माइक्रोकूलम एंड -20 माइक्रोकूलम। अगर हमें कहा जाए कि दोनों को टच कर दिया है, दोनों को वायर से जोड़ दिया है, यस, अगर दोनों को वायर से जोड़ दिया है, ये देखिए दोनों को वायर से जोड़ दिया, अगर दोनों को वायर से जोड़ दिया, दोनों का नया चार्ज जानना है। नया चार्ज पहले तो आप देखिए टोटल चार्ज कितना हो रहा है सिस्टम का, यस, टोटल चार्ज कितना हो रहा है बच्चों? +40 माइक्रोकूलम। देख पा रहे हैं आप लोग? ईमानदारी की बात है, टोटल चार्ज कितना हो गया? +40 माइक्रोकूलम। अब +40 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज को हमें क्या करना है? रेडियस के रेशियो में बांटना है। अगेन बोथ आर हैविंग सेम रेडियस, तो रेशियो इज 1:1। Q1 Q2 का बंटवारा कैसे होगा? 1:1 में। यानी सीधी सी बात है, फाइनल इस पे कितना आएगा? 20 माइक्रोकूलम, और इस पे कितना आएगा? 20 माइक्रोकूलम। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, इस तरह से आंसर आ जाएगा। चलो इसी में और बात करते हैं। मान लीजिए एक का चार्ज -60 और दूसरे का भी -20 होता, मान लीजिए -60 एंड -20 होता, तो टोटल कितना बनता? -80। तो -80 कैसे बढ़ता दोनों में? क्या -40 बढ़ जाता? बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए एक का -60 और दूसरे का +20 होता, तो बच्चों टोटल चार्ज कितना होता? -40, और -40 होता तो दोनों में क्या बढ़ जाता? वो -20 और -20 हो जाता। तो ये सब तरह तरह के एग्जाम्पल लेने के पीछे मेरा टारगेट ये है कि आपको इस बात पे ध्यान नहीं देना है कि टोटल चार्ज पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है कि कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है। आपने ईमानदारी से काम करना है, जो भी टोटल चार्ज आएगा उसको ईमानदारी से रेडियस के रेशियो में बांट देना है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं ये अपने नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, दो मेटल स्फीयर है बच्चों अपने पास, ये देखिए इसकी रेडियस है r और इसकी रेडियस है 3r। ओके, इसका चार्ज है 120 माइक्रोकूलम और इसका चार्ज है लेट 60 माइक्रोकूलम। ओके, टू मेटालिक स्फीयर आते हैं, एक का चार्ज 120 माइक्रोकूलम है और दूसरे का 60 माइक्रोकूलम है, एक की रेडियस r है और एक की रेडियस 3r है। मुझे पूछना है कि अगर दोनों को टच कर देंगे तो दोनों का नया चार्ज जानना है। यस, क्या बोला जा रहा है? इफ टच्ड with each other then charge, क्वेश्चन मार्क। हमसे पूछ रहे हैं कि हर एक का चार्ज क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहली बात तो दोनों का टोटल चार्ज कितना हो रहा है बच्चों? 180 माइक्रोकूलम। दोनों का टोटल चार्ज कितना हो रहा है? ईमानदारी की बात है 180 माइक्रोकूलम। और अगर ये 180 माइक्रोकूलम हो रहा है तो अब क्या करें? यस, क्या दोनों को हाफ ऑफ कर दिया जाए? दोनों को हाफ ऑफ कर दिया जाए? नहीं करना है, नहीं करना है। वेरी गुड, नहीं करना है। कारण समझिए, अरे रेडियस के रेशियो में बांटना है। पिछले क्वेश्चन में हाफ ऑफ इसलिए किया था कि दोनों की रेडियस सेम थी, दोनों की रेडियस सेम थी। इस बार तो दोनों की रेडियस अलग अलग है, तो भी क्या करें? क्या रेडियस के रेशियो में बांटना पड़ेगा? क्या है रेडियस का रेशियो? 1:3, तो 1:3 में बटेगा। तो आइए, पहले स्फीयर का नया चार्ज होगा 1/4। रेशियो में कैसे बांटते हैं? 1/4। रेशियो में जो भी फिगर है उनका टोटल करिए, टोटल कितना हो रहा है? 4। तो पहले का हिस्सा कितना है? 1/4, और दूसरे का हिस्सा कितना है? 3/4। 1/4 इंटू 180, दैट इज मेकिंग 45 माइक्रोकूलम। Q2 की बात करें, 3/4 इंटू 180, दैट इज मेकिंग 135 माइक्रोकूलम। यानी बच्चों अपना आंसर है कि फाइनली पहले स्फीयर का चार्ज हो जाएगा 45 माइक्रोकूलम और दूसरे का चार्ज हो जाएगा 135 माइक्रोकूलम। देखा कितना आसानी से हमने काम किया। अभी बाय द वे अगर दोनों की रेडियस r और r होती तो मैं क्या करता? दोनों को 90-90 देता, सीधा आधा आधा कर देता। क्लियर है ना? अगर दोनों की रेडियस अभी सेम होती, r और r होती, तो मैं क्या करता? सीधा इसको हाफ ऑफ कर देता। लेकिन रेडियस का रेशियो कितना था? 1:3, तो 1:3 रेशियो पकड़ा
और 1:3 रेशियो में चीजों को बांट दिया। पहले का हिस्सा है 1/4, इसको किया तो 45, और दूसरे का स्वतंत्र। क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें बताएं? स्वतंत्र जल्दी से पूछे, क्या समझ में नहीं आ रहा है? अरे भैया ये मैथ्स वैस पढ़ा है कि नहीं तुमने? इधर देखो, 1:3 में बांटने वाला। फिर सुनो आप, पहले रेशियो का टोटल करते हैं। इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, और 4 आ रहा है तो पहले का हिस्सा है 1/4 और दूसरे का हिस्सा है 3/4। अगर मान लीजिए चीजों को मुझे 1, 3, 5 में बांटना है, हिस्सा कैसे निकालते हैं? इन सबका टोटल करिए, 5 और 3 8, 8 एंड 1 9। तो पहला कैसा कितना होगा? 1/9। दूसरे का क्या होगा? 3/9, और जो इसका क्या होगा? 5/9। थोड़ा मैथ्स वगैरह सही रखिए आप। चलिए, तो मैं कह रहा था हमारे पास ये आंसर आ गया। अच्छा, आपने नोटिस किया कि Q1 और Q2 दोनों का आंसर मेरे पास आ चुका है। अब जरा नोटिस करिए कि क्या हुआ। इसमें आप देखें कि दोनों का चार्ज ये आ गया। दिमाग में आता है कि कंडक्शन कब रुका? जब पहले गोले का चार्ज 45 हुआ, यानी पहले गोले का इनिशियल चार्ज 120 था, और वो फाइनली कितना हो गया? 45। तो हुआ क्या होगा? जब मैंने दोनों को जोड़ा तो पहले का चार्ज 120 था ना, निकलते हुए छोड़ दूसरे पे रहा था। 120 से वो 100 रह गया, 90 रह गया, 80, 70, 50 और 45 पे जाके मामला सेट हुआ। दिमाग में आता है कि मामला 45 पे क्यों रुका, मामला 40 तक क्यों नहीं गया, या मामला 50 तक क्यों नहीं, 50 पे क्यों नहीं रुक गया? दिमाग में ही आता है। तो उसका उसका जवाब ये है कि बेसिकली मामला उन्हीं चार्जेस पर जाकर सेटल होगा जो कि अल्टीमेटली दोनों का पोटेंशियल सेम करा दे, क्योंकि उद्देश्य एक ही है, पोटेंशियल सेम हो जाना है। और आप देख सकते हैं पोटेंशियल सेम हो चुका है। चेक करा देते होंगे। अगर मैं पहले गोले का पोटेंशियल लिखूं तो कितना होगा? K 45/R, और दूसरे का पोटेंशियल लिखूं तो कितना होगा? K 135/R। आप लोग 12 पास कर चुके तो आप सब जानते हैं कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल क्या होता है? K चार्ज अपॉन रेडियस। ये हो जाएगा। और अगर इस तरह से हम ओके, ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहां से साफ साफ पता लग रहा है, सॉरी, ये हो जाएगा। साफ साफ पता लग रहा है क्या हो गया कि दोनों बार, क्योंकि अगर मैं 3 और 135 को काटूंगा तो वही 45 आ जाएगा। तो अगर मुझे सोल्व भी नहीं करना है तो भी साफ साफ दिख रहा है कि हाँ यार, वाकई में दोनों का पोटेंशियल सेम हो रहा है। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं अल्टीमेटली दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। अच्छा, एक विशेष बात नोटिस की आप लोगों ने कि पिछला क्वेश्चन देखिए आप। पिछले क्वेश्चन में फाइनली दोनों का चार्ज भी सेम था, दोनों का पोटेंशियल भी सेम था। इस क्वेश्चन में फाइनली दोनों का चार्ज डिफरेंट है, लेकिन आज भी दोनों का पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहां बन सकता है कि कंडक्शन के बाद चार्ज सेम होगा कि हो सकता है? हो सकता है। चार्ज विल बी सेम या मे बी सेम। वो पोटेंशियल के बारे में बताइए। अगर कंडक्शन करवाया गया है तो बताइए पोटेंशियल सेम होगा कि होकर ही रहेगा? पोटेंशियल डेफिनेटली सेम होकर के रहेगा। तो मेक श्योर इस बात को आप हमेशा के लिए याद कर लें। इंपॉर्टेंट करके मैं लिख के दे रहा हूं आपको। यस, चार्जेस में बी सेम, जबकि पोटेंशियल मस्ट बी सेम। कंडक्शन के बाद चार्जेस तो डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, जबकि पोटेंशियल मस्ट बी सेम, डेफिनेटली सेम हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट भी यूज करेंगे कई बार। कैसे? आप देखिए, कई बार जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये दो कंडक्टर है, कोई भी दो कंडक्टर, ये दो कंडक्टर है, मैंने कहा मैंने इन दोनों को टच कर दिया। अगर मैंने दो कंडक्टर को टच कर दिया है तो इनडायरेक्टली आपके पास मैसेज आ गया है कि दोनों का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि टच कर दिया तो आपके दिमाग में क्या आएगा? कंडक्शन। तो कंडक्शन मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम। तो अगर मुझे कभी आपको क्वेश्चन में कहना होगा कि इन दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम है, तो इसको ऐसा कहने की बजाय मैं क्या बोलूंगा? इन दोनों कंडक्टर को आपस में टच कर दिया है। अगर दोनों को आपस में टच कर दिया तो आप समझ जाइए कि मामला, मैसेज क्या आया है कि दोनों का पोटेंशियल सेम है। क्लियर? चलिए, तो आई थिंक आप लोग कंडक्शन एक क्वेश्चन कर सकते हैं ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो अभी 2019 में अपने एग्जाम में आया हुआ है, वो लेते हैं। आइए, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में रिसेंटली। चलिए, मैं क्या बोला हुआ है? दो मेटल स्फीयर है बच्चों, ये देखिए, दो मेटल स्फीयर है, दोनों की रेडियस है r और 2r। रेडियस r, इसकी रेडियस है 2r। इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा और इस पर भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। टू मेटल स्फीयर, दोनों पर सेम चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड सिग्मा, रेडियस है r एंड 2r। अगेन बोला गया कि अगर इन दोनों को टच करेंगे तो दोनों पर नई चार्ज डेंसिटी क्या होगी? इफ कनेक्टेड, क्या पूछा हमसे? इफ कनेक्टेड
देन चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच स्फीयर। दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों की अपनी अपनी नई चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ये सवाल पूछा गया। अब इसमें एक कॉमन गलती बच्चे कर सकते हैं। किस तरह की गलती हो समझिए। बच्चे क्या करते हैं, अभी मैंने बोला कि टोटल चार्ज को रेडियस के रेशियो में बांट देना है। बच्चे क्या करते हैं, सीधा चार्ज डेंसिटी पकड़ लेते हैं, सिग्मा सिग्मा यानी कि 2 सिग्मा चार्ज डेंसिटी हो गई, वो चार्ज डेंसिटी को क्या करते हैं, रेडियस में बांट देते हैं, रेडियस के रेशियो में बांट देते हैं। नहीं, आप मुझे बताइए फ्लो किसका होगा, चार्ज का कि चार्ज डेंसिटी का? ऑब्वियसली चार्ज का। चार्ज डेंसिटी का थोड़ी ना फ्लो होता है, किसका फ्लो होगा? फ्लो होने वाली क्वांटिटी कौन सी है? चार्ज। सो मेक श्योर हम आपको चार्ज दें चाहे चार्ज डेंसिटी दें, हमेशा जो फ्लो होगा, हमेशा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किसका होगा? चार्ज का होगा। तो आपको चार्ज डेंसिटी को रेडियस के रेशियो में नहीं बांटना है, बल्कि आपको क्या करना है, आपको चार्ज को ही रेडियस के रेशियो में बांटना है। तो पहले सिस्टम का टोटल चार्ज तैयार करते हैं। आइए, सिस्टम का टोटल चार्ज, पहले गोले का चार्ज क्या होगा? सिग्मा इंटू पहले गोले का सरफेस एरिया, प्लस दूसरे गोले का चार्ज क्या होगा? सिग्मा इंटू दूसरे गोले का सरफेस एरिया। तो आप समझ सकते हैं ये हो रहा है 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया बच्चों? क्या ये टोटल चार्ज आ गया हमारे पास? यस, वेरी गुड, टोटल चार्ज आ गया सिस्टम का। अब क्या करें, आधा आधा करें कि रेडियस के रेशियो में बांटना है? रेडियस के रेशियो में बांटना है। तो आइए, Q1 और Q2 का रेशियो किस रेशियो में बटेगा? 1:2 में बटेगा। तो बोलिए Q1 कितना होना चाहिए? Q1, यस, Q1 कितना होना चाहिए? 1/3 इंटू 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका 20/3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड सर, Q2 बांट लीजिए, 2/3 20 सिग्मा पाई आर स्क्वायर, सिग्मा पाई आर स्क्वायर, दैट इज मेकिंग 40/3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो गया हमारे पास? दोनों का नया चार्ज आ गया। बट अगेन क्वेश्चन में हमसे दोनों का नया चार्ज नहीं पूछा गया, हमसे क्या पूछा गया कि अल्टीमेटली दोनों का नया चार्ज डेंसिटी क्या होगा। तो चलो नया चार्ज डेंसिटी निकालते हैं। आइए, सिग्मा 1 डैश क्या होगा? नया चार्ज अपॉन एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो नया चार्ज है ना हमारे पास। अब इसको डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है, ये 5/3 ऑफ सिग्मा। सिग्मा 2 डैश, दूसरे स्फीयर का नया चार्ज डेंसिटी निकालना है। तो क्या करें, नया चार्ज में एरिया का डिवाइड करें। एरिया कितना है? वही 4 पाई 2r का होल स्क्वायर, रेडियस 2r है उसकी। इसको अगर हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं तो ये आपका आ रहा है 16.5, दिस इज 5/6 ऑफ सिग्मा। तो अपने आंसर है छोटे स्फीयर का फाइनल चार्ज डेंसिटी इज 5/3 सिग्मा और बड़े स्फीयर का फाइनल चार्ज डेंसिटी इज 5/6 सिग्मा। समझ में आया आप लोगों को? तो ये रिसेंटली अभी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है आप लोगों को, आपको बहुत इजी रहना है। सिंपल सा एक ही मंत्र है यार, एक ही मंत्र है क्या? टोटल चार्ज पकड़िए और रेडियस के रेशियो में बांट दीजिए, दैट्स इट। इसके अलावा कंडक्शन में कुछ सही नहीं। कर लेंगे सब लोग? कंफर्टेबल है? जल्दी से बोलिए, कर लेंगे? वेरी गुड, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 3 आइडेंटिकल स्फीयर, 3 आइडेंटिकल स्फीयर है, 3 आइडेंटिकल स्फीयर है। आइए, 1 2 और ये 3 आइडेंटिकल स्फीयर है। ओके, और इसका नाम है मान लीजिए ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। इस पे चार्ज है मान लीजिए क्यू, इस पे है मान लीजिए 0, इस पे मान लीजिए -2 क्यू चार्ज है। ठीक है, यानी क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, ये इंजीनियरिंग एग्जाम में आया क्वेश्चन है जेई के अंदर। 3 आइडेंटिकल स्फीयर, एक पे क्यू चार्ज है, दूसरे पे 0 है और तीसरे पे -2 क्यू चार्ज है। उन्होंने 2-3 स्टेप करवाया। क्या? ए को बी से टच कराया, फिर बी को सी से टच कराया, फिर सी को ए से टच कराया। तो बताइए हर एक स्फीयर पे फाइनल चार्ज कितना होगा? आइए कराते हैं। और टच करवाया, टच करवाया इसका मतलब आप समझ गए होंगे मामला कंडक्शन का है। चलिए शुरू करते हैं। अगर ए को बी से टच कराया, सोचिए ए को बी से टच कराया तो टोटल चार्ज कितना हो रहा है? क्यू। ए और बी का टोटल चार्ज कितना हो रहा है? क्यू। और आइडेंटिकल है तो क्या करें, क्या दोनों को आधा आधा दे दिया जाए? बिल्कुल दे दिया जाए। और इसका चार्ज चेंज होगा या एज इट इज ही रहेगा? एज इट इज रहेगा इसका। तो बोला बी को सी से टच कराया, बी को सी से टच कराया।
अब जरा सोचिए, बी को सी से टच कराने जा रहे हैं तो यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे, वो बी का चार्ज क्या पकड़ लेते हैं, जीरो। मेरे ख्याल से बी का चार्ज अभी जीरो पड़ा हुआ है या क्यू/2 हो चुका है, क्यू/2 हो चुका है। तो आपको पुराने चार्ज नहीं लेने हैं, किसी भी चीज को अभी लेटेस्ट चार्ज कितना है वो आपको यूज करना है। तो अगर मैं बी और सी को टच करा रहा हूं तो इस बार ए का तो कोई काम नहीं, तो ए तो एज इट इज रहेगा। बी और सी को टच करा रहे हैं, बी का चार्ज क्यू/2, सी का चार्ज -2q, तो दोनों का टोटल चार्ज मिला कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 3q/2। ये तो हो गया टोटल चार्ज। और ये किसको दें, किसी एक को, या हाफ हाफ कर दें, हाफ हाफ कर दें। तो हाफ हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3q/4। ये कितना हो जाएगा, -3q/4। आ रहा है समझ में। फिर मुझे कहा जाए कि मान लीजिए ए को सी से टच करा दिया, ए को सी से, ए को सी से, तो इस बार बी तो एज इट इज रहेगा, तो बी को तो एज इट इज लिख दिया मैंने। और ए और सी को टच कराने जा रहे हैं, ए और सी को टच कराने जा रहे हैं। अभी ए का चार्ज कितना है, क्यू है कि क्यू/2 है, क्यू/2 है। क्यू भूल जाओ, आजकल ए का जो लेवल है वो क्यू नहीं है, बल्कि ए का चार्ज कितना है, क्यू/2 है। और सी का चार्ज अभी कितना है, -2q नहीं है, बल्कि -3q/4 है। तो ए और बी की बात, अगर ए एंड सी की बात करें तो टोटल चार्ज कितना हो रहा है, देखो, क्यू/2 -3q/4। ये कितना आ रहा है, माइनस का q/4। वेरी गुड, वेरी गुड अंजू, -q/4। अमन, -q/4 आ जाएगा। तो टोटल चार्ज -q/4 आया तो क्या करें, दोनों को हाफ हाफ कर दें। तो यहाँ कितना हो जाएगा, -q/8, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, -q/8। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया, सब बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड, प्रशांत, अनुष्का, रितु, वेरी गुड, सब लोग सब सही आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड। तो बच्चों ये भी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक आप कर सकते हैं। तो फाइनल में करता हूं, कंडक्शन की बात क्लोज करते हैं। यस, कंडक्शन में क्या खास बात थी, फटाफट शुरू करते हैं। कंडक्शन में क्या खास बात थी, शुरू करते हैं। यस, कंडक्शन के लिए दो कंडक्टर को आपस में टच कराना पड़ेगा या कंडक्टिंग वायर से जोड़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो टोटल चार्ज को क्या करना है, रेडियस के रेशियो में बांट देना है। टोटल चार्ज को रेडियस के रेशियो में बांट दिया जाएगा। वो टोटल चार्ज को बांट देंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमें नया चार्ज मिल जाएगा। और अगर कंडक्शन हुआ है तो निश्चित रूप से गारंटेडली दोनों कंडक्टर का फाइनल पोटेंशियल सेम होगा, कि होकर ही रहेगा। पोटेंशियल सेम होकर ही रहेगा, चार्ज सेम हो भी सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। तो बच्चों ये सब था कंडक्शन के बारे में। फ्रिक्शन कंप्लीट हो गया है, कंडक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम ले रहे हैं इंडक्शन के बारे में। इंडक्शन, जो इंडक्शन हम शुरू करने जा रहे हैं ये और भी जोरदार तरीका है, ये और भी इसमें बहुत अच्छी अच्छी कॉन्सेप्ट है। इंडक्शन के बारे में बात शुरू करने जा रहे हैं। इंडक्शन आप डेली लाइफ के बारे में सोचिए। डेली लाइफ में क्या होता है, जब भी दो लोग आपस में जान पहचान होती है, जब भी दो लोगों की आपस में जान पहचान होती है, दो लोग आपस में कांटेक्ट में, संपर्क में आते हैं, तो क्या होता है, दोनों की पर्सनैलिटी पर एक दूसरे का असर पड़ता है। दोनों की जितनी भी अच्छी बुरी बातें, दोनों, जैसे दो दोस्त हैं तो दोनों के अंदर जो भी अच्छी है बुरी बातें, दोनों एक दूसरे पर असर डालते हैं। तो दो लोगों को एक दूसरे पर असर डालना, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। सिमिलरली, अगर दो ऑब्जेक्ट्स को मैं पास में रख दूंगा, ध्यान दें, टच नहीं कराना है, टच किया तो क्या होगा, कंडक्शन, और पास में बिठाया तो क्या होगा, इंडक्शन। बच्चों, अगर दो ऑब्जेक्ट्स को मैं पास में रख देता हूं तो दोनों पर एक दूसरे के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का असर पड़ता है। तो दो बॉडीज को पास में रखने पर उनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर असर पड़ता है। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। तो अगर मैं लिख के देना चाहूं तो क्या लिखूंगा मैं, यस, व्हेन bodies are placed close to each other, then charge distribution is affected. दोनों के चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या पड़ता है, असर पड़ता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। बहुत बड़ी बड़ी गलतफहमी है लोगों में। लोगों को लगता है इंडक्शन का मतलब इतना चार्ज आ जाएगा, उतना चार्ज आ जाएगा। मैंने आपको नहीं लिखा है कि इंडक्शन मतलब चार्ज आ जाना, मैंने क्या बोला है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे असर होना। सिंपल देसी वर्ड याद कर लो, इंडक्शन मतलब असर होना। इंडक्शन का सिंपल मीनिंग क्या है, असर होना, ये याद कर लो आप लोग। चलिए, अब जो इंडक्शन है, असर होने का जो तरीका है, इसके द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं। अब चार्ज करने के लिए क्या क्या होगा वो शुरू करते हैं। जैसे मानिए आपने मेरे को एक न्यूट्रल बॉडी दी, ये देखिए, आपने मुझे एक न्यूट्रल बॉडी दिया ये, और आपने मुझे बोला कि आप इसको चार्ज करिए और इंडक्शन मेथड से चार्ज करना। कौन से मेथड से, इंडक्शन प्रोसेस, आप इसको चार्ज करिए। अब अगर मुझे इसको इंडक्शन करना है, इंड्यूस करना है, मोटिवेट करना है, तो इसको मोटिवेट करने के लिए, इसको इंड्यूस करने के लिए मेरे पास ऑलरेडी कोई चार्ज बॉडी होनी चाहिए। तो मान लेता हूं मेरे पास ऑलरेडी कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी,
उसको मैंने इसके पास लाके रख दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, नहीं नहीं साक्षी, जो इंडक्शन होता है वो कंडक्टर में भी होता है, वो नॉन कंडक्टर में भी होता है। अभी आने वाला है सामने वो थोड़ी देर में, ध्यान दें। कंडक्शन मेथड जो सिर्फ किस में होगा, कंडक्टर्स में होगा, लेकिन इंडक्शन जो है वो कंडक्टर में भी हो सकता है और वो नॉन कंडक्टर में। नॉन कंडक्टर में उसका नाम आप पोलराइजेशन बोल देते हैं, लेकिन वो इंडक्शन ही एक तरह का। तो देखिए, मैंने मान लीजिए एक न्यूट्रल बॉडी के पास में क्या रख दिया, पॉजिटिव चार्ज बॉडी रख दी। रखने से क्या होगा, जब ये पॉजिटिव बॉडी यहाँ नहीं थी तो इसके जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन थे न्यूट्रल बॉडी के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अब इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन खिसक के इस तरफ आ जाएंगे, तो इस पोर्शन में इलेक्ट्रॉन का एक्सेस यानी माइनस डेवलप हो जाएगा, और उस तरह अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो वहां क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो बॉडी है, ये जो हमारी सोर्स, ये जो टारगेट बॉडी है, इसको मैं बोल देता हूँ सोर्स, और इसको बोलता हूँ टारगेट, ताकि बोलने में आसान रहेगा। आप देख रहे हैं टारगेट बॉडी पे पहले जीरो चार्ज था, और सोर्स बॉडी को पास में रखने से क्या हुआ है, इस टारगेट बॉडी पे माइनस प्लस नाम की इस तरह की एक झांकी, इस तरह का डेवलपमेंट हो गया। मुझे बताएंगे डेवलपमेंट अपने आप हुआ है या सोर्स की प्रेजेंस से हुआ है, सोर्स की प्रेजेंस से हुआ है। तो देखा, सोर्स को रखने से क्या इसके ऊपर कोने को असर हुआ है, यस इसके ऊपर असर हुआ है। और असर हुआ है तो हम क्या बोल दें, टारगेट बॉडी में इंडक्शन हो गया है। बिल्कुल, टारगेट बॉडी में इंडक्शन हो गया है। अब गौर करें, इस इंडक्शन के पहले टारगेट बॉडी का चार्ज कितना था, जीरो। टारगेट तो बॉडी तो न्यूट्रल थी। अब मुझे बताइए, इंडक्शन हो गया है ना, मुझे जवाब दीजिए, अब ये टारगेट बॉडी कैसी है, न्यूट्रल या चार्ज, आंसर दें। अब टारगेट बॉडी कैसी है, न्यूट्रल या चार्ज? वेरी गुड, कुछ बच्चे बोल रहे हैं चार्ज और कुछ बच्चे बोल रहे हैं न्यूट्रल। यही गलतफहमी हमें दूर करनी है। ध्यान दें, ये बॉडी अभी भी न्यूट्रल है। सभी बच्चे ध्यान दें प्लीज, ये बॉडी अभी भी न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है मैं उसको बोलना चाहूंगा, ध्यान दीजिए। कोई बात नहीं, गलत आंसर भी दिया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। न्यूट्रल न्यूट्रल क्यों, आप देखिए, बॉडी को चार्ज होने के लिए उसमें से इलेक्ट्रॉन का आना या जाना होना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं जो टारगेट बॉडी वो तो आइसोलेटेड है, क्या उसका किसी कोई तार से कोई कनेक्शन है क्या, क्या वो वायर के द्वारा किसी से जुड़ा हुआ है क्या, नो। तो आई थिंक इस टारगेट बॉडी में मैं चाहूं तब भी इलेक्ट्रॉन का आना या जाना हो ही नहीं सकता अभी। तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये चार्ज हुई है कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। मान लीजिए इसमें पहले 100 इलेक्ट्रॉन थे, तो आज भी 100 इलेक्ट्रॉन है, बस पहले 100 इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, वो खिसक के थोड़ा सा एक तरफ आ गए हैं, यानी कि इस बॉडी में से कोई इलेक्ट्रॉन न तो बाहर गया है न कोई अंदर आया। तो बोलिए ये बॉडी अभी चार्ज है कि न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। और हाँ, इंडक्शन हो गया है। आप ये मत बोलना कि इंडक्शन नहीं हुआ है, इंडक्शन का मतलब चार्ज होना नहीं होता है, इंडक्शन का मतलब होता है असर होना। इंडक्शन इज नॉट चार्ज होना, इंडक्शन इज असर होना। तो बच्चों असर तो हुआ है, यानी इस केस में इंडक्शन तो हो गया है, लेकिन बॉडी चार्जिंग हुई है कि नहीं हुई है, नहीं हुई है, बॉडी अभी भी न्यूट्रल है। तो यहां पर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। कभी अगर मैं आपको इस तरह का डायग्राम देकर के पूछूं कि इन टारगेट बॉडी, क्या ऑप्शन दूंगा, इन टारगेट बॉडी क्या ऑप्शन दूंगा, पहला induction and charging both are there, दूसरा no induction no charging, charging is there but no induction, induction is there but no charging। क्या आंसर होना चाहिए, वेरी गुड, डी आंसर। इंडक्शन इज देयर, डेफिनेटली इंडक्शन इज देयर, बट चार्जिंग एंड नॉट चार्जिंग, नो चार्जिंग, वेरी गुड, ये हो जाएगा। अब यार अपने को तो इसको चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, हमें अगले स्टेप पे जाना पड़ेगा। अगला स्टेप ये देखिए, अगले स्टेप में वही सोर्स अपनी जगह रखा हुआ है एज इट इज। सोर्स अपनी जगह रखा हुआ है एज इट इज। और इस बार मैंने क्या किया, इसका अर्थिंग किया। अगर मैंने इसका अर्थिंग किया तो क्या होगा, अब यहाँ पर माइनस माइनस रह जाएगा, और जो प्लस था यहाँ पे वो क्या होगा, वो अर्थ में चला जाएगा। अब अगर पॉजिटिव अर्थ में चला जाएगा तो अब जरा देखिए, पहले अब मैंने इसको अर्थ से जोड़ा तो अल्टीमेटली हुआ क्या, पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया। अब इस स्टेप पे जाकर के ये गोला, अब जाकर के टारगेट क्या हो गया, न्यूट्रल या चार्ज, अब ये चार्ज हो गया। और ध्यान दीजिए, हम बोलने के लिए कहते हैं कि ये पॉजिटिव अर्थ में चला गया, यार पॉजिटिव तो कुछ होता ही नहीं है ना, अल्टीमेटली चार्जिंग के लिए केवल कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। तो ध्यान दीजिए, पॉजिटिव अर्थ में नहीं गया, असली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन, जी हाँ, जब मैंने कनेक्शन किया तो अर्थ में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आ गए हैं, इस स्फीयर के अंदर आ गए। इलेक्ट्रॉन क्योंकि इस स्फीयर के अंदर आ गए हैं, तो अब इस स्फीयर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया है।
और अगर इलेक्ट्रॉन का एक्सिस हो गया है तो वाकई में ये गोला टारगेट क्या हो गया, अब चार्ज हो गया। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब क्योंकि ये चार्ज करना था, चार्ज हो गया है, तो अब क्या करें, सोर्स को भी हटा दें और अर्थिंग को भी हटा दें। यानी कि अगर मैं दोनों को हटा दूंगा तो इसके ऊपर जो भी चार्ज डेवलप हुआ है वो एकदम यूनिफॉर्मली इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं मैंने टारगेट बॉडी को चार्ज जरूर किया, लेकिन कैसे हुआ, एक स्टेप में या तीन स्टेप में? तीन स्टेप में। पहली स्टेप में केवल उसके चार्ज का, उसके फ्री इलेक्ट्रॉनों का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। दूसरे स्टेप में जब मैंने उसको अर्थिंग किया तब जाके वो वाला चार्ज हुआ है। और बाद में सारा तामझाम हटा दो, सोर्स भी हटा दो, ये अर्थिंग भी हटा दो, तो ऑब्वियसली जो भी नेगेटिव चार्ज आया वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। अब ध्यान दें, आप देखिए इसमें विशेष बात क्या होगा। आई थिंक इंडक्शन से हमने कैसे चार्जिंग पता लगा आप लोगों को। चलिए अब ध्यान दीजिए, मेरा सब सोर्स पॉजिटिव था तो फाइनली सामने वाली बॉडी पे क्या चार्ज आया, नेगेटिव। बच्चों अगर मेरा सोर्स नेगेटिव होता तो सामने वाली बॉडी पे कैसा चार्ज आता, पॉजिटिव। इसका मतलब हमें एक बात पता लग गई कि इंडक्शन से जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज करेंगे तो सामने वाली बॉडी पे हमेशा अपोजिट नेचर का चार्ज ही आने वाला है। कौन सा चार्ज आएगा, अपोजिट। इधर प्लस है तो सामने क्या आएगा, माइनस, तो इधर माइनस है तो सामने क्या आएगा, प्लस। ये बात हमारी पक्की हो गई, क्लियर। अब नोटिस करें, एक तो बात हो गई कि अपोजिट नेचर चार्ज, अपोजिट नेचर चार्ज, हमेशा अपोजिट नेचर चार्ज आएगा। अब ये बात सही है कि अपोजिट नेचर का चार्ज आएगा, लेकिन सामने वाली बॉडी पे कितना चार्ज आएगा उसकी वैल्यू भी तो हमें जाननी है। तो वैल्यू जानने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है क्या, इंड्यूस चार्ज दैट इज क्यू डैश, दैट इज क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। एक फॉर्मूला है। ये क्या हो गया, सोर्स बॉडी का चार्ज है 1 माइनस 1 बाय एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, टारगेट बॉडी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यू नो एप्सिलॉन आर तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला है। जरा तो सोचिए, इफ मेटल, अगर सामने मेटल होगा तो उसका एप्सिलॉन आर कितना होता है, इनफाइनाइट। तो आइए देखते हैं कितना आने वाला है। क्यू डैश कितना आ जाएगा, यहाँ इनफाइनाइट रखिए, क्यू डैश बराबर कितना आ जाएगा, क्यू। इसका मतलब क्या आ रहा है बच्चों, मैथ्स मुझे क्या सिखा रहा है, जब जब इंडक्शन की क्वेश्चन में सामने मेटल होगा तो सामने मेटल है अगर तो उस पर इंड्यूस चार्ज कितना आ जाएगा, कम या ठीक बराबर, ठीक बराबर जाएगा। इफ नॉन मेटल, नॉन मेटल एप्सिलॉन आर इनफाइनाइट नहीं होगा। दुनिया में जितने भी मेटल है उनका एप्सिलॉन आर कितना होता है, इनफाइनाइट। और जितने भी नॉन मेटल है उनका एप्सिलॉन आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 5, 8, 80, 89, 90 कुछ भी हो सकती है, लेकिन इनफाइनाइट तो नहीं होगा। इनफाइनाइट सिर्फ किसका होता है, इनफाइनाइट केवल किसका होता है, मेटल का, और नॉन मेटल का नॉन इनफाइनाइट। तो अगर हम यहाँ से ध्यान दें, अगर मैं यहाँ इसको रखूंगा तो क्यू डैश कितना आने वाला है, लेस देन क्यू आने वाला है। इसका मीनिंग, एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा के लिए एक कॉन्सेप्ट एक आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं, इंडक्शन का अभी हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, डोंट वरी, डोंट वरी। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मैंने बोला ना लैंग्वेज में लिख दिया नेगेटिव साइन, अपोजिट साइन तो आएगा आएगा ना शिवम, अपोजिट साइन तो हम ले लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। सुने, तो इंडक्शन में हमने क्या सीखा, इंडक्शन में दो बात खास हो गई है, सामने अपोजिट नेचर का चार्ज आएगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। दूसरी बात, सामने मेटल है तो हमेशा सेम वैल्यू का चार्ज इंड्यूस होगा, और नॉन मेटल है तो कम वैल्यू का चार्ज इंड्यूस होगा। क्लियर है, हमारे अधिकतर न्यूमेरिकल में सामने हमेशा मेटल ही रहेगा। तो मस्त रहिए, हमारे यहाँ अक्सर सामने क्या होगा, सेम वैल्यू और अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस होने वाला है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों। अब इन कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए जरा क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आइए, जैसे मान लीजिए मुझे कहा जाए 2 मेटल प्लेट्स हैं, 2 मेटल प्लेट्स, लार्ज साइज की 2 मेटल प्लेट्स हैं। मैं यहाँ पे इस तरह से डायग्राम बना के दिखाऊं, ये देखिए 2 मेटल प्लेट्स हैं, एक पर Q चार्ज दिया गया और एक पर 2Q चार्ज दिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है 2 मेटल प्लेट चार्ज Q एंड 2Q आपस में इस तरह पास में रखी हुई है, और हमें पूछ रहे हैं कि हर एक की, हर प्लेट की हर लेयर के ऊपर चार्ज बताइए कितना चार्ज है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं मान लूं कि ये दूसरी प्लेट यहाँ नहीं है, मेटल प्लेट 1 अकेले यहाँ पर है, पहली प्लेट अकेले यहाँ पर है, तो उसका Q चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसकी दोनों लेयर पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि उसका अपना डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, Q/2 और Q/2। ये मानते हुए कि प्लेट 2 का उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। प्लेट 1 अगर अकेले यहाँ बैठी हुई है तो उसका Q चार्ज कैसे बढ़ जाएगा, दोनों तरफ आधा आधा बढ़ जाएगा। क्लियर। प्लेट दूसरी, जो दूसरी प्लेट है, अगर उसको मैं अकेला मान लूं, यानी प्लेट 1 यहाँ है ही नहीं, प्लेट 2 अकेली है जिसपे 2Q चार्ज है,
तो 2q चार्ज का आधा आधा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दोनों लेयर पर ईमानदारी से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब आप देखिए, ये तो इनका अपना अपना डिस्ट्रीब्यूशन था, ये मानते हुए कि दोनों एक दूसरे के ऊपर असर नहीं डाल रहे हैं। लेकिन यार अगर दोनों एक दूसरे के पास में है तो असर डालेंगे, और असर डालेंगे तो ध्यान दीजिए, एक का असर दूसरे पे पड़ेगा और दूसरे का असर भी पहले पे पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, असर या इंडक्शन हमेशा किसका होता है, फेसिंग लेयर का। ध्यान दीजिए, वर्ड्स पे अभी मैं लिखवा दूंगा, नोट्स के अंदर लिख के दूंगा आपको। इंडक्शन केवल किसमें होता है, फेसिंग लेयर में। होना भी चाहिए, इंडक्शन मतलब समझे लाइक इंप्रेशन, तो जिसको हम देख सकते हैं उसी का तो कोई इंप्रेशन हमारे ऊपर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ये वॉल है, मेरे पीछे ये वॉल है, आप इसको देख पा रहे हैं, इस वॉल का जो भी कलर है उसका एक इंप्रेशन आपके दिमाग में है, जो भी अच्छा बुरा कलर है उसको आप देख पा रहे हैं, तो उसका इंप्रेशन है। इस दीवार के बैक साइड में, इस दीवार के पीछे की तरफ जो कलर है वो तो आपको दिख ही नहीं रहा है, उसका कोई इंप्रेशन है कि नहीं है, नहीं है। इसका मतलब इंप्रेशन किसका आ रहा है, फेसिंग लेयर का। जो बैक साइड जो लेयर है उसका इंप्रेशन नहीं आएगा। तो ध्यान दें, Q/2, ये जो Q/2 यहाँ पर है बच्चों, नोटिस करें, जो Q/2 यहाँ पर है, Q/2 की वजह से यहाँ पर इंडक्शन कितना जाएगा, -Q/2, और उसको बैलेंस करने के लिए पीछे क्या जाएगा, प्लस का Q/2। इस तरह से ये तो एक का इंप्रेशन दूसरे पे हो गया। इसी तरह से, हाँ, फेस सरफेस, इस तरह से यहाँ पर Q का इंप्रेशन यहाँ कितना आएगा, -Q, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, +Q। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को? जो मैंने रेड कलर से शो किए वो क्या है, इनके अपने अपने ओरिजिनल चार्ज है, और जो मैंने ग्रीन कलर से शो किए वो क्या है, वो इनके इंडक्शन से इनके ऊपर जाने वाले चार्ज है। अब हर लेयर पे अपना अपना चार्ज भी है और इंडक्शन से आने वाला चार्ज भी, सब तैयारी हो गई है। अब सिर्फ जोड़बाई करना है। कैसे, मान लेते हैं इसको मैं लेयर 1 नाम दे देता हूं, इसको लेयर 2, लेयर 3 और लेयर 4 नाम दे दिया। अब आ जाओ, यस बताइए, लेयर 1 पे टोटल चार्ज कितना है, +3Q/2। लेयर 2 पे टोटल चार्ज कितना है, -Q/2। दिख रहा है बच्चों को? लेयर 3 का टोटल चार्ज कितना है, +Q/2। लेयर 4 का टोटल चार्ज कितना है, +3Q/2। तो आप देख रहे हैं हम लोग बड़े आसानी से सारे चार्ज बता पा रहे हैं। एग्जाम में केवल लेयर 2 का चार्ज पूछा गया था, वहां मेरा आंसर -Q/2 गया। इन मैंने तो प्रैक्टिस के लिए आपको चारों लेयर का चार्ज निकालना बता दिया। इस सवाल में क्या क्या स्पेशल बात हो गई? पहली बात तो आप देखिए, इस सवाल में हमने किस बात का यूज किया, हमने इस क्वेश्चन में इस बात का यूज किया है कि, हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज किया है कि मेटल में हमेशा सेम वैल्यू का इंडक्शन होगा, और इधर प्लस है तो उधर माइनस, और इधर माइनस है तो उधर प्लस, यानी कि अपोजिट नेचर का होगा। ठीक, उसी बात को लिया। कैसे काम किया मैंने, पहली प्लेट में अपना इंडक्शन कर, सॉरी, पहली प्लेट में उसको अकेले मानते हो अपना डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया, दूसरी प्लेट को भी अकेले मानते हो अपना डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया। उसके बाद एक का असर दूसरे पे और दूसरे का असर पहले पे, और असर भी किसका, केवल फेसिंग लेयर का असर पड़ता है। उन सब बातों को यूज किया, तो हमारे पास आंसर तैयार है, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक विशेष बात आपको देखनी चाहिए, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे और क्लियर होगा। ये देखिए, 4 मेटल प्लेट्स, 4 मेटल प्लेट, 4 मेटल प्लेट मेरे पास है। आइए, ये देखिए बच्चों, मेटल की 4 पैरेलल प्लेटें मैंने ले ली हैं, और 4 प्लेटें इस तरह से रखी हुई, पास में रखी हुई, लार्ज साइज की प्लेट है। इनके ऊपर कोई भी चार्ज दे दिया जाएगा। कोई भी चार्ज कैसे दे दिया जाएगा, ये देखिए, जैसे मैंने कहा इसके ऊपर 3 कूलम चार्ज है, इसको मान लीजिए 8 कूलम चार्ज है, इसको मान लीजिए -7 कूलम चार्ज है, और इसमें मान लेते हैं कि +5 ले लेते हैं इस पे। एक सेकंड, 11 4, ये लीजिए +6 कूलम चार्ज ले लेते हैं। क्या दिक्कत है साक्षी? साक्षी क्या प्रॉब्लम है, जल्दी से पूछिए प्लीज। बेटे ये नॉन कंडक्टर वगैरह सब आ जाएगा, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है ना, अभी चीजों को आगे बढ़ने तो दो आप। डोंट वरी, मैं इधर बैठा हूँ, आपके हर चीज का जवाब आपको मिल जाएगा। डोंट वरी, दिमाग में कोई क्वेश्चन मत लाइए, पर स्टेप बाय स्टेप तो आगे बढ़ सकते हैं ना। चीजों को एक स्टेप बाय, मतलब ABCD सिखाना है तो पूरा ए से शुरू करना पड़ेगा ना, ABCD, और सीधा ए के बाद Z थोड़ी ना ला सकते हैं। सब आ जाएगा, डोंट वरी, चिंता मत करो आप। जैसे मान लीजिए 4 मेटल की प्लेट्स हैं, मुझे पूछा जा रहा है कि बताइए
हर प्लेट की हर लेयर पे कौन सा चार्ज होगा, यानी किसी प्लेट की लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे कितना चार्ज होगा, ये बताइए। बताने के लिए अगर हम पिछले सवाल के तरीके से चलें, ये देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पहले तो हर प्लेट का अपना अपना डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एक का असर दूसरे पे, दूसरे का पहले पे, ये किया था हम लोगों ने। तो अगर मैं उस तरीके से करूंगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, कारण पहले इनका अपना अपना डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर एक का असर दो पे, दो का असर तीन पे, तीन का इस पे, इसका उस पे, इसका इस पे, आई थिंक बहुत सारी प्लेट तो बहुत कंफ्यूजन आ जाएगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक शॉर्टकट अवेलेबल है, उससे तुरंत आंसर आ जाता है। शॉर्टकट क्या है, टोटल चार्ज करिए, जितनी भी प्लेटें हैं, 2 प्लेट 3 प्लेट चाहे 10 प्लेट, जितनी भी प्लेटें हैं, 2 प्लेट के बीच में दोनों साइड नेगेटिव नेगेटिव कैसे हो सकता है। आप देखो कहां पे आ रहा है नेगेटिव, Q2 पे तो -Q/2 आ रहा है, अंशिका Q2 पे तो -Q/2 आ रहा है, और Q3 पे तो +Q/2 आ रहा है ना। चलिए, तो इसका क्या तरीका रहेगा, ज्यादा प्लेटें, अगर प्लेटों का सवाल जल्दी से करना है, फाइनल चार्ज, फाइनल सेटलमेंट चार्ज अगर आप जल्दी से निकालो तो क्या करें, टोटल चार्ज करिए, और टोटल चार्ज के दो इक्वल हाफ कहां पे डाल दीजिए, आउटर मोस्ट पे। फिर सुन लें, टोटल चार्ज के दो इक्वल हाफ कहां डाल दीजिए, आउटर मोस्ट लेयर पे। उसके बाद सिंपल जोड़बाई करना है, कैसे, आप देखिए कि टोटल चार्ज कितना आ रहा है, टोटल चार्ज कितना आ रहा है, 11 प्लस 4, क्या +10 आ रहा है क्या टोटल चार्ज, वेरी गुड, टोटल चार्ज +10 आ रहा है। तो बच्चों टोटल आ रहा है +10, तो +10 के दो इक्वल हाफ कर लिए जाए, दो इक्वल हाफ, यानी इस लेयर पे फाइनली कितना होगा, +5, और इस पे भी फाइनली कितना होगा, +5, ये पक्का हो गया। उसके बाद क्या करना है, जोड़ बाकी, चलिए मेरे साथ। पहली प्लेट पे टोटल चार्ज 3 कूलम ही होना है, आपको पता ना इंडक्शन चार्ज की वैल्यू में चेंज नहीं करता है, केवल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करता है। तो आप नोटिस करिए कि ये +5 यहाँ आ चुका है, टोटल 3 होना है, तो हिसाब बराबर होने के लिए क्या होना चाहिए, -2 आना जरूरी है। आई थिंक +5 और -2 मिला के तो 3 कूलम कर पाएंगे, यस। -2 के सामने सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है, +2। मेटल सामने क्या होता है, सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर का। दूसरी प्लेट पर नेट चार्ज 8 कूलम है, उसके एक तरफ +2 फाइनल हो चुका है, तो दूसरी तरफ +6 फाइनल होना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, वेरी गुड शिवानी। +6 के सामने सिर्फ क्या हो सकता है, -6, मेटल सामने सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर, तो इस लेयर पे +6 से तो सामने गारंटेडली क्या होना पड़ेगा, -6 होना पड़ेगा। अब सामने आ गया -6, अब तीसरी प्लेट पे टोटल चार्ज -7 है, और इसकी एक लेयर पे -6 फिक्स हो चुका है, तो फिर क्या बचना चाहिए दूसरे पे, -1 बचना चाहिए, वेरी गुड। और -1 के सामने सिर्फ क्या आ सकता है, इंडक्शन का फंडा, +1। और देखिए इसके एक तरफ +1 है, दूसरी तरफ +5 है, तो वाकई में +6 हो रहा है, बढ़िया खेल चल रहा है इसके अंदर। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से क्या कर दिया, हर प्लेट की हर लेयर का चार्ज बहुत आसानी से बता दिया। ये हम क्यों कर पा रहे हैं, अगर हम वो करते ना एक प्लेट में अपना अपना बंटवारा करते, तो एक का असर दूसरे पे, दूसरे का तीसरे पे, उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता। तो आज के बाद प्लेटों का क्वेश्चन करने का आसान तरीका क्या है, टोटल चार्ज 9 कूलम आ रहा है इसका, 14, हाँ भैया टोटल चार्ज 9 कूलम कहां से आ रहा है, जोड़ बाकी तो सही से करो आप। तो क्या करना है, क्या फंडा सीखा, अगर हमें कभी भी प्लेटों का सवाल दिया जाए, जल्दी से आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, टोटल चार्ज करेंगे, दो इक्वल हाफ कहां डालिए, आउटर मोस्ट पे, और दो इक्वल हाफ आउटर मोस्ट पे डालेंगे, उसके बाद क्या करना है, जोड़ बाकी करना है। अच्छा अभी याद है पिछला सवाल जो हमने किया था, उसको भी हम ऐसा कर सकते थे, ये देखिए आप, ये दो प्लेट थी ना, यहाँ कितना था, Q और 2Q। समझाने के लिए मैं इतना लंबा तरीका किया, अगर मुझे आंसर लाना तो क्या होगा, चलो उससे करते हैं। टोटल चार्ज कितना हो रहा है, 3Q, 3Q के दो हाफ, टोटल चार्ज कितना हो रहा है, 3Q, 3Q के दो हाफ क्या होंगे, 3Q/2 और 3Q/2। तो आइए इस जगह क्या होगा, 3Q/2, और इस जगह भी क्या होगा, 3Q/2। सही बात है, पहली प्लेट पे टोटल चार्ज Q होना है, और इधर 3Q/2, तो सेटलमेंट के लिए क्या आना चाहिए, -Q/2, और -Q/2 के सामने सिर्फ क्या हो सकता है, +Q/2। तो देख रहे हैं आप लोग, तुरंत आंसर आ जाएगा, जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया हुआ है। ये देखिए पिछले क्वेश्चन में इतना काम करने के बाद ये आंसर आए थे, जबकि अगर हम चाहते तो डायरेक्ट इसका आंसर ऐसे भी ला सकते हैं। क्लियर है, और देखें, चलिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं 4 प्लेट का ही।
ये लीजिए, वापस से चार्जेस -4 कूलम प्लस 8 कूलम प्लस 8 कूलम -3 कूलम और -1 कूलम। 4 मेटली प्लेट्स मेरे पास हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, और हमसे कहा जा रहा है एक पे पहली प्लेट पे -4, दूसरे पे +8 है, तीसरे पे -3 एंड फोर्थ पे -1। हमें हर एक प्लेट की हर एक लेयर पर कितना चार्ज होगा वो फाइनलाइज करना है। शुरू करें। वेरी गुड। टोटल चार्ज कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। वेरी गुड। टोटल चार्ज 0 आया, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, परेशान नहीं होना है, तरीका वही रहेगा। टोटल चार्ज के 2 इक्वल हाफ करना है, तो बोलिए टोटल चार्ज 0 आ रहा है तो 2 इक्वल हाफ क्या होंगे? 0 के 2 इक्वल हाफ क्या होते हैं? 0 एंड 0। यहाँ कितना होना पड़ेगा? 0, और यहाँ भी कितना होना पड़ेगा? 0। ठीक। अब पहली प्लेट के एक लेयर पे 0 फिक्स हो चुका है, तो और इस पे -4 चार्ज है, -4 है ना टोटल, तो कैसे हो पाएगा? यहाँ कितना होना चाहिए? -4। -4 के सामने सिर्फ क्या हो सकता है? +4। और दूसरी प्लेट पे टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? +8। एक लेयर पे +4 फाइनल हो चुका है, तो दूसरी लेयर पे क्या होना पड़ेगा? +4, ताकि टोटल क्या हो सके? 8 हो सके। +4 के सामने सिर्फ क्या अलाउड है? +4 के सामने सिर्फ और सिर्फ क्या अलाउड है? -4। -4, इस प्लेट का चार्ज कितना है? -3। हिसाब पूरा होने के लिए क्या होना चाहिए? +1। वो +1 के सामने सिर्फ क्या अलाउड है? -1। वो -1 और 0 मिला के -1 हो ही रहा है। देख रहे हैं? इस तरह से हम बहुत आसानी से इंडक्शन में प्लेट्स वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं बच्चे। वेरी गुड। अब इंडक्शन के क्वेश्चन तो कर लिए हैं, अब आते हैं स्फीयर्स के बारे में। इंडक्शन को लेकर के स्फीयर्स के बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। आइए स्फीयर्स के बारे में बातें करें। अगले पेज पे लेता हूं थोड़ा सा। मेटल स्फीयर, जैसे मानिए बच्चे कोई मेटल स्फीयर मेरे पास है जिसके अंदर 2 रेडियस है। देख रहे हैं आप लोग? मेटल स्फीयर, इसमें केविटी है। मेटल स्फीयर में क्या है? केविटी है, और इसकी इनर लेयर मेरे ख्याल से ये हो जाएगी और इसकी आउटर लेयर मेरे ख्याल से ये हो जाएगी। क्लियर? ओके। अभी मैंने इसको कोई चार्ज वार्ज नहीं दिया हुआ है, नथिंग। ठीक है, चलो चार्ज भी देते हैं, ऐसा करते हैं, या फिर अगले सवाल में दे देंगे। अभी कोई चार्ज नहीं दिया है। मुझे बताइए, अगर मैं इसके सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज क्यों रखता हूं, अगर मैं इसके सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज क्यों रखता हूं, तो बोलिए यहां पर कितना इंडक्शन हो जाएगा? -q। और यहां पर -q को, तो यहां बाहर की लेयर पे कितना हो जाएगा? +q। पता लग रहा है सब लोगों को? यस। ध्यान दीजिए, ये जो q चार्ज है, मैंने इस स्फीयर को नहीं दिया है, मैंने स्फीयर को q चार्ज नहीं दिया है, मैंने स्फीयर के सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज रखा है q। तो अगर सेंटर पे पॉइंट चार्ज q रखता हूं, तो उसकी वजह से इनर लेयर पे कितना इंडक्शन होगा? -q। और आउटर लेयर पे कितना इंडक्शन होगा? +q। ये सीन बनेगा। अब ध्यान दीजिए, अगर मेरे पास 2 स्फीयर, एक स्फीयर के जगह 2 स्फीयर होता, 1 और 2, डिफरेंस देखिए, ये रेडियस है मान लीजिए r, और ये रेडियस है मान लीजिए कैपिटल R। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देखें, दोनों डायग्राम में डिफरेंस देखें। पहले डायग्राम में केवल एक ही स्फीयर है जिसमें केविटी, एक स्फीयर है जिसकी इनर रेडियस स्मॉल r है और आउटर रेडियस कैपिटल R है। दूसरे डायग्राम में 2 स्फीयर है, दोनों होलो स्फीयर है। एक स्फीयर स्मॉल r रेडियस का सेपरेट है और दूसरा स्फीयर कैपिटल R रेडियस का सेपरेट है। अच्छे सुन लीजिए, दोनों डायग्राम में डिफरेंस समझिए। पहले डायग्राम में एक स्फीयर है केविटी वाला, जबकि दूसरे डायग्राम में 2 अलग अलग स्फीयर है। क्लियर है ना? शेडिंग नहीं किया हुआ। सोचिए, अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट चार्ज क्यों रखता हूं, तो इंडक्शन से यहाँ पे क्या आ जाएगा? -q। यहाँ पे क्या आ जाएगा? +q। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? -q। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? +q। चेक द डिफरेंस। क्योंकि यहाँ पर तो कोई लेयर नहीं है ना, ये तो क्या है? मटेरियल भरा हुआ है यहाँ, तो ये तो मेटल है खुद ही। समझ में आ रहा है डायग्राम? डायग्राम समझ में आ रहा है सब लोगों को? रिप्लाई करिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रीति, वेरी गुड। दोनों डायग्राम में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? पहले डायग्राम में एक स्फीयर है जिसकी इनर रेडियस स्मॉल r और दूसरी कैपिटल R है। दूसरे डायग्राम में 2 अलग अलग स्फीयर है
इसमें पहले की रेडियस स्मॉल आर दूसरे कैपिटल आर, इस तरह से इंडक्शन होगा। और अगर आप ये समझने लगे हैं तो भाई अपने नीट का एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। हाँ सेकंड वाला रितु, सेकंड वाले दो अलग अलग स्फीयर हैं, दोनों होलो हैं। अगर मैं शेडिंग नहीं कर रहा हूं ना, इसका मतलब वो होलो है। शेडिंग नहीं करे मतलब वो होलो है, ठीक है। और शेडिंग किया तो मतलब वहां मटेरियल भरा हुआ है। वेरी गुड। खुशी सर सेकंड वाला एक बार और बता दीजिए। सेकंड वाले में बेटे इसमें देखो आप, दो होलो स्फीयर है। खुशी जोशी अच्छे से देखो, दो अलग अलग स्फीयर है, दोनों होलो स्फीयर है। एक की रेडियस स्मॉल आर है, एक की रेडियस कैपिटल आर है, दो अलग अलग स्फीयर वहां पर, ठीक है। तो पहले जब मैंने सेंटर पे क्यू रखा तो छोटे की इनर लेयर पे माइनस क्यू आया और छोटे की आउटर लेयर पे प्लस क्यू आया। फिर छोटे की आउटर लेयर पे जो प्लस क्यू आया था उससे बड़े की इनर लेयर पे माइनस क्यू आया और बड़े की आउटर लेयर पे क्या आ गया, प्लस क्यू आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। 3 कॉन्सेंट्रिक मेटेलिक स्फीयर है ये देखिए 3 मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है। 3 मेटल स्फीयर्स, 3 होलो स्फीयर है, तीनों मेटल के हैं। हमसे कह रहा है कि उनको गिवन चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3, उनको क्या चार्ज दिए जा रहे हैं, Q1 Q2 Q3 चार्ज दिए जा रहे हैं। तो बताइए इसको Q1 चार्ज दिया तो कहां जाएगा, इसके आउटर लेयर पे। इसको Q2 चार्ज दिया तो कहां जाएगा, इसके आउटर लेयर पे। और इसको Q3 चार्ज दिया तो कहां जाएगा, इसकी आउटर लेयर पे। मानते हैं आप ये बात? ये तो इनके अपने अपने चार्ज है जो कि हम लोगों ने दिए हैं। ये तो इनके अपने अपने चार्ज जो कि हमने दिए हैं। छोटे गोले को हमने Q1 चार्ज दिया तो वो कहां चला गया, छोटे की आउटर सरफेस पे। मिडिल वाले को Q2 दिया तो वो कहां चला गया, मिडिल वाले की आउटर। यानी सब लोग अपने अपने स्फीयर की आउटर लेयर पे चले गए, ठीक। अब आइए अब इंडक्शन की बात करते हैं। Q1, अब आप नोटिस करिए कि Q1 की वजह से यहां पर इंडक्शन हो जाएगा -Q1 और यहां पर इंडक्शन हो जाएगा +Q1। मानते हैं आप इस बात को? यहां पर तो कितना होगा, -Q1 और यहां पे कितना हो जाएगा, +Q1। अब आप देखिए कि Q1 की वजह से Q2 वाले गोले पे तो इंडक्शन हुआ है, लेकिन Q2 की वजह से Q1 पे इंडक्शन नहीं हो पाएगा। कारण समझिए, खुद सोचिए कि जो छोटा गोला है, सबसे छोटा गोला, क्या वो Q2 वाली लेयर को देख पा रहा है क्या? सबसे छोटा गोला क्या Q2 लेयर को देख पा रहा है क्या? Q2 कहां है, छोटे गोले के सामने की बैक साइड में है? ये देखिए Q2 कहां पर है, छोटे गोले के सामने की बैक साइड में, बैक साइड में। और मैंने अभी आपसे कहा था इंडक्शन केवल किस में होता है, फेसिंग लेयर में। वेरी गुड। तो वो छोटा गोला क्योंकि Q2 लेयर को नहीं देख पा रहा है, इसलिए उसमें Q2 की वजह से इंडक्शन नहीं होगा। अब आइए इस सीन के बाद आप खुद समझिए कि जो मिडिल गोला है उसके ऊपर आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है, Q1 + Q2। तो वहां पर सामने इंडक्शन क्या होगा, -Q1 + Q2। और यहाँ -Q1 + Q2, तो यहाँ क्या होगा, +Q1 + Q2। तो आप समझिए, अगर मुझे पूछा जाए कि सबके चार्जेस, मैं फिर अच्छे से देखिए, इसमें जो मैंने रेड कलर से दिखाया डायग्राम में वो तो गिवन चार्ज है, Q1 Q2 Q3। और मैंने जो ग्रीन कलर से जानबूझ के दिखाया वो सब क्या है, इंडक्शन की वजह से आने वाले चार्जेस है, ठीक है। अब हम किसी भी गोले की किसी भी, विशाल सर ये सेकंड बैक साइड में कैसे है? भाई Q1 की वजह से -Q1 तो हो ही जाएगा यार। -Q1 को बैलेंस आउट करने के लिए पीछे +Q1 देना पड़ेगा ना। और अब बाहर की मिडिल वाले की आउटर साइड पे कितना चार्ज है, Q1 + Q2। तो फिर बड़े के इनर पे क्या जाएगा, -Q1 + Q2। और बैक साइड पे क्या जाएगा, +Q1 + Q2। अब अगर मुझे कहा जाए, हाँ Q3 भी बैक साइड है, इसलिए मिडिल गोले में Q3 की वजह से कोई इंडक्शन नहीं होगा। ध्यान दीजिए Q1 की वजह से मिडिल गोले में इंडक्शन हुआ है और मिडिल गोले की वजह से सबसे बड़े गोले में इंडक्शन होगा। सबसे बड़े गोले का जो Q3 चार्ज है उसकी वजह से मिडिल गोले में या छोटे गोले में इंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि Q3 कहां पर है, बैक साइड पे है। और बैक साइड के चार्ज को तो देख नहीं सकते हैं, इसलिए उसकी वजह से इंडक्शन नहीं होगा, ठीक। अब अगर मैं कहूं आपसे कि किसी भी गोले की किसी भी लेयर पे चार्ज बताइए, चलो शुरू करते हैं, बोलिए। सबसे छोटे गोले की इनर लेयर पे कितना चार्ज है, 0। सबसे छोटे गोले की इनर लेवल पे लेयर पे कितना चार्ज है, 0। सबसे छोटे गोले की आउटर लेयर पे कितना चार्ज है, Q1। मिडिल गोले की इनर लेयर पे कितना चार्ज है, मिडिल गोले की इनर लेयर पे कितना चार्ज है, बोलिए। -Q1, शाबाश।
मिडिल गोले की आउटर लेयर पे फाइनल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2। मिडिल स्फेयर की आउटर लेयर पे फाइनल चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2। सृष्टि Q2 नहीं है बेटे, Q1 प्लस Q2 है। देखो अच्छे से, Q2 तो हमने दिया था, Q1 वो आया हुआ है। वेरी गुड, Q1 प्लस Q2 है। सबसे बड़े गोले की इनर लेयर पे फाइनल चार्ज क्या है, माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2, माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2। और सबसे बड़े गोले की आउटर लेयर पे फाइनल चार्ज क्या है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। वेरी गुड। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया है। तो इस तरह से हम लोग इंडक्शन के मामले में क्वेश्चन करना हमें आ गया है। मैं फाइनल रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिए। क्या क्या सीखा हमने, इंडक्शन में जब भी सामने मेटल होगा तो सेम वैल्यू का चार्ज आएगा और अपोजिट नेचर का चार्ज आएगा, और नॉन मेटल होगा तो कम इंडक्शन होगा। ठीक है, ज्यादा इंडक्शन तो कभी हो ही नहीं सकता। अक्सर हमारे न्यूमेरिकल में सामने मेटल रहेगा तो अक्सर सामने सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज आएगा और अपोजिट नेचर का चार्ज आएगा। प्लेटों का सवाल करने का आसान तरीका क्या बता दिया, टोटल चार्ज करिए और उसको दो इक्वल हाफ करके कहां डाल दिए, आउटर मोस्ट पे। उसके बाद सिंपल जोड़ बाई करना है। अगर ध्यान रखना, ये तरीका केवल प्लेटों वाले सवाल में लगाना है। ये जो स्फीयर वाले सवाल हैं, ये जितने भी स्फीयर वाले क्वेश्चन है, इनमें वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। इनमें वो टोटल करके हाफ करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। इसमें आपको ईमानदारी से काम करना है और बहुत आसानी से आप आंसर ला सकते हैं। तो बच्चों, हमने इंडक्शन की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर ली है। इंडक्शन पढ़ते दौरान कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता लगे हैं। क्या क्या पॉइंट हमें पता लगे, देखिए आप लोग। इंडक्शन में हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें पता लगी है। क्या क्या पहली बात, इंडक्शन हमेशा कैसा होता है, अपोजिट नेचर इंडक्शन, अपोजिट नेचर चार्ज। इंडक्शन में सामने कैसा आएगा चार्ज, हमेशा अपोजिट नेचर चार्ज आएगा। ओनली फेसिंग लेयर। दूसरा पॉइंट हमने क्या सीखा है, इंडक्शन केवल किस में होने वाला है, केवल और केवल फेसिंग लेयर में होगा और किसी में भी नहीं होने वाला है। ओके, ये भी पता है आपको, ठीक है ना, फेसिंग लेयर में होगा। तीसरी बात हमें सीखनी चाहिए, इंडक्शन जो है वो किस पर असर डाल रहा है, चार्ज पर या चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पर, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे। आप देखिए, मैं दिखा सकता हूं आपको। चलिए इस पे क्वेश्चन पे आइए या और पीछे चलते हैं। पहले स्टेप में आइए, टारगेट बॉडी का चार्ज कितना था, जीरो था ना। आपने इंडक्शन करा लिया, इंडक्शन के बाद भी चार्ज कितना है, जीरो ही था ना, इस पे न्यूट्रल था ये बॉडी। तो इंडक्शन होने के बाद भी चार्ज जीरो ही था। इसका मतलब इंडक्शन ने इसके चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज किया कि नहीं किया, नहीं किया। तो इंडक्शन करता क्या है, ये चार्ज पर असर नहीं डालता है, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पर असर डालता है। ये देखो, आप अगले क्वेश्चन में देखो इसको, इस वाले प्लेट वाले क्वेश्चन पे आइए आप, अभी आपने किया था। आप देखिए, इस पहली प्लेट पे चार्ज कितना था, Q, और दूसरी प्लेट पे चार्ज कितना था, 2Q, जो हमने दिया था। आपने इंडक्शन नहीं करा था तो पहली प्लेट का चार्ज Q रहता, और इंडक्शन करा लिया तो आप देखिए पहली प्लेट की दोनों साइड का टोटल चार्ज आज भी कितना आ रहा है, Q आ रहा है। और दूसरी प्लेट की दोनों साइड का टोटल चार्ज आज भी कितना आ रहा है, 2Q आ रहा है। तो जरा खुद देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, कि मैं पहली प्लेट में इंडक्शन नहीं कराता तो चार्ज Q था, और इंडक्शन कराने के बाद भी टोटल चार्ज कितना है, Q है। तो यानी चार्ज की वैल्यू पे असर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ। किस पे असर हुआ है, वैल्यू पे या डिस्ट्रीब्यूशन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे। दूसरी प्लेट जो है उसका चार्ज 2Q था और आज भी कितना है, 2Q है। किस पे असर हुआ है, वैल्यू पे या डिस्ट्रीब्यूशन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो हमें एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट समझना चाहिए। इंडक्शन affects distribution of charge only, not magnitude of charge। सही बात है, डिस्ट्रीब्यूशन किस पे असर डालता है, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे असर डालता है, इंडक्शन उसकी वैल्यू पे असर नहीं डालेगा। और देखिए, जनरली आप देखते हैं कि हम जब अट्रैक्शन या रिपल्शन की बात करते हैं, हम सब जानते हैं दो चार्ज बॉडी के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है। सेम नेचर के चार्ज में रिपल्शन और अपोजिट नेचर के चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो दो चार्ज बॉडी में अट्रैक्शन रिपल्शन तो कॉमन सेंस की बात है, हम सब जानते हैं। लेकिन सीखने वाली बात यह है, मैं तो यह कह रहा हूं कि एक न्यूट्रल और एक चार्ज बॉडी में भी अट्रैक्शन हो सकता है। यस,
एक न्यूट्रल और एक चार्ज बॉडी में भी अट्रैक्शन हो सकता है। कैसे, मैं दिखा सकता हूं आपको, ये देखिए। इस पहली स्टेप पे गौर करिए आप लोग। सोर्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, और ये टारगेट क्या है हमारे पास, ये है न्यूट्रल। टारगेट क्या है, न्यूट्रल। तो एक बॉडी सोर्स चार्ज है और टारगेट तो न्यूट्रल है, लेकिन फिर भी इन दोनों में अट्रैक्शन है। क्यों है, क्योंकि इंडक्शन की वजह से न्यूट्रल बॉडी में सामने क्या आ गया है, माइनस माइनस आ गया है ना। तो सोर्स का पॉजिटिव उस टारगेट बॉडी का सामने जो माइनस है, उन दोनों में क्या चल रहा है, अट्रैक्शन। तो ओवरऑल तो टारगेट न्यूट्रल है, ओवरऑल तो टारगेट न्यूट्रल है, फिर भी क्या हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, कारण इंडक्शन के सामने माइनस आ गया। यानी एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि दो बॉडीज में एक बॉडी चार्ज हो और दूसरी न्यूट्रल भी हो, एक बॉडी चार्ज हो और दूसरी न्यूट्रल भी हो, तो भी दोनों के बीच में क्या हो सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है। इसको भी एक कॉन्सेप्ट की तरह लिख सकते हैं, देयर मे बी attraction between a neutral and a charged body. There may be attraction between a neutral and a charged body. दो बॉडी का चार्ज होना ही जरूरी नहीं है अट्रैक्शन के लिए, एक न्यूट्रल और एक चार्ज रहेगी तो भी क्या हो सकता है, अट्रैक्शन। और अगर ऐसा हो सकता है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर दो बॉडीज में अट्रैक्शन मिलेगा तो क्या हम गारंटी से बोल दें दोनों चार्ज है, नो। अगर दो बॉडीज में अट्रैक्शन मिल रहा है तो हो सकता है एक बॉडी चार्ज हो और एक बॉडी क्या हो, न्यूट्रल हो। इसका मतलब दो बॉडीज में अट्रैक्शन देख करके मैं गारंटी नहीं बोल सकता कि दोनों की चार्जिंग हो रखी है। इसका मतलब दोनों की चार्जिंग की गारंटी क्या देख के हो पाएगी, रिपल्शन से हो पाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज रिपल्शन, नॉट अट्रैक्शन। ये सीधे सीधे अपने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन आया अपने एग्जाम के अंदर कि दो बॉडीज चार्ज्ड हैं, इस बात को कंफर्म किससे हो कर सकते हैं, अट्रैक्शन से, रिपल्शन से, या दोनों से, या दोनों से नहीं। माय आंसर इज किससे करेंगे कंफर्म, रिपल्शन से। और क्यों हो रहा है पता लग रहा है ना, अगर दो बॉडीज में अट्रैक्शन है तो हो सकता है दोनों चार्ज हो, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि दोनों में से एक चार्ज और दूसरा न्यूट्रल हो, क्योंकि अट्रैक्शन तो तब भी हो सकता है। तो अट्रैक्शन देख करके मैं इलेक्ट्रिफिकेशन यानी कि चार्जिंग की गारंटी नहीं ले पाऊंगा, इसीलिए हम लोग चार्जिंग की गारंटी शॉर्ट टेस्ट किसको मानते हैं, रिपल्शन। तो बच्चों ये सारा बात था इंडक्शन के बारे में। हम लोगों ने इंडक्शन भी कंप्लीट कर लिया है। अब ध्यान दीजिए, हम लोगों ने तीनों मेथड्स के बारे में पढ़ लिया है। फाइनल से रिपीट करता हूं फटाफट से, ध्यान दीजिए। यस, आज हमने क्या पढ़ा, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। पहला फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में कुछ खास नहीं था, दो बॉडीज को आपस में रब करिए तो हीट एनर्जी होगी, हीट एनर्जी की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चले जाएंगे, एक ने प्लस बन जाना और एक ने माइनस बन जाना है, दोनों पर सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर का चार्ज आएगा। दूसरा था कंडक्शन, कंडक्शन के लिए दो कंडक्टर आपस में या तो टच करवाने पड़ेंगे या वायर से जोड़ने पड़ेंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज की शफलिंग होगी, चार्ज का फ्लो होगा, उसको हम कंडक्शन बोलते हैं। फाइनल चार्ज जानने के लिए क्या करेंगे, टोटल चार्ज को पकड़ेंगे और उसको रेडियस के रेशियो में बांट देंगे। टोटल चार्ज को रेडियस के रेशियो में बांट देंगे तो आंसर आ जाएगा, हमारे पास हर चीज का नया चार्ज आ जाएगा। और ध्यान दें, आफ्टर कंडक्शन दोनों बॉडीज का चार्ज तो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन दोनों बॉडीज का पोटेंशियल गारंटेडली सेम हो जाएगा। ठीक है, इंडक्शन के लिए क्या करना है, दो बॉडीज को टच कराना है कि पास में बिठाना है, पास में बिठाना है। दो बॉडीज को पास में बिठाएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे के चार्ज की वैल्यू पे असर नहीं पड़ता है, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे असर पड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन। इंडक्शन के बारे में पढ़ा, जब जब सामने मेटल होगा तो क्या होगा, उसमें सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज आएगा और हमेशा अपोजिट नेचर का चार्ज तो जाना ही जाना है। इंडक्शन में अगर यहाँ प्लस है तो सामने क्या जाएगा, माइनस, और यहाँ माइनस तो सामने क्या जाएगा, प्लस। और मेटल में अक्सर हमारे सवाल में सामने क्या रहेगा, मेटल, इसलिए सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज सामने जाने वाला है। क्लियर, इंडक्शन क्वेश्चन करना आपको आ गया। प्लेट्स वाले क्वेश्चन को आसानी से करने का तरीका क्या था, टोटल चार्ज करिए, दो इक्वल हाफ रेखा डालिए आउटर मोस्ट पे और उसके बाद जोड़ बाई करना है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम मैंने बता दी, ये रहेंगे आपके पास। तो बच्चों ये था मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में। ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग में क्लोज करता हूँ। ये सब खत्म करने के बाद अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में।
चार्ज करने का मेथड पता लग गया। अब हम ये जानना चाहेंगे कि अगर दो बॉडीज मेरे पास है तो दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स का सुपरपोजिशन कैसे करेंगे। यानी अगली क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। फिलहाल आज की क्लास हम खत्म करते हैं। हैंड आउट के लिए मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूं। एक लिंक में शेयर कर रहा हूं, उस लिंक पे जाइए तो आपको हैंडआउट्स मिल जाएंगे। ये लिंक मैंने दिया है, जिनकी कल की क्लास मिस हो गई है उनको भी इस पे से हैंडआउट मिल जाएंगे। हैंडआउट देखिए आप लोग। चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। अभी मैं 2 मिनट में वो अपलोड कर रहा हूँ, आप वहां पे जाकर के ले सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।